करना है तो कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए। करना है तो कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए। रास्ता चलना है तो ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काटता है। अपनी जिंदगी थोड़ा ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू एसएस रावू कैंप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। आप सबको तो पता होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक सिलेबस के अंदर एक चैप्टर है आपके 12th क्लास के अंदर। ठीक है, आज वही चैप्टर को हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे मेरे हर क्लास के अंदर होता है कि मैं आपके कंसेप्ट को कंप्लीटली क्लियर करता हूं और उसी के साथ साथ आपको केमिस्ट्री फील करवा के रहता हूं। ये वाला चैप्टर भी हम वैसे ही कंप्लीट करेंगे, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फील करवा के रहूंगा। पूरे चैप्टर को आराम से बैठ के देखिए और पूरा 100% प्रिपरेशन कीजिए आपके एग्जाम का। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर होता क्या है। ठीक है बच्चों, इसको समझने के लिए हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। So what is a coordination bond or coordinate bond? The bond which is formed due to one-sided sharing of electron or due to the partial sharing of electron is known as coordination bond. ठीक है बच्चों, तो मैं आपको समझाता हूं ये चीज होता क्या है। आप मान के चलो एमोनिया मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। सो एमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, नाइट्रोजन इज हैविंग 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। तो उसके वजह से क्या होता है ना, ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करता है। और ये बॉन्ड कौन से टाइप का बॉन्ड होता है, ये होता है सर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। पर हम तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम क्या पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो समझते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। देखिए इसके ऊपर ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे है जो किसी के साथ शेयर नहीं हुआ है। ये क्यों नहीं शेयर हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लिया। आपको पता है कि कोई भी एटम अनस्टेबल होता है कब तक, जब तक उसका ऑक्टेट फिल नहीं हुआ है। पर जब उसको ऑक्टेट मिल जाता है तो उस टाइम पे वो स्टेबल बन जाता है। अब नाइट्रोजन ने ऑक्टेट अटेन कर लिया, तो इस वजह से नाइट्रोजन भी बॉन्ड करना नहीं चाहता और इलेक्ट्रॉन शेयर करना नहीं चाहता। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है नाइट्रोजन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, आप ऐसे मान के चलो एलोन। ओके, यहां से ए हटवा लो, लोन। तो ये जो लोन है इसका मतलब ये अभी अकेला है और ये ऑक्टेट फिलअप होने के कारण से ये किसी के साथ वैसा शेयर नहीं हो सकता। तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है इस इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये क्या करता है, ये अल्टरनेट वे निकलता है कि वो कैसे शेयर हो सके। तो ये सोचता है कि ठीक है मैं वन साइडेड ही शेयर हूंगा, ठीक है, दूसरे तरफ से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद ही सब कुछ दे दूंगा और मैं दूसरे के साथ बॉन्ड बनाऊंगा। तो वही होता है। आप मान के चलो जब हम NH3 लेते हैं तो ये लोन पेयर रहता है नाइट्रोजन के ऊपर, और यहां पे मान के चलो कि आपके पास एक H+ है। ठीक है, तो ये H+ का कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप सोचो जरा, H+ का कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप बोलोगे सर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है। और H+ कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन वो दे देता है। ठीक है, तो H+ के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। तो जब H+ स्टेबल बनना चाहेगा तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए। क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए 2 रूल हमारे पास है, एक तो होता है ऑक्टेट रूल और दूसरा होता है डुप्लेट रूल।
जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं, हीलियम का क्लोज जो एटम्स होते हैं वो डुप्लेट इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, पर जो बड़े एटम्स होते हैं वो ऑक्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा? हाइड्रोजन चाहेगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन रख ले और स्टेबल बन जाए, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ही है देने के लिए। तो अभी क्या होगा, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा, पर बदले में वो कुछ नहीं चाहेगा। क्यों? अगर बदले में वो कुछ भी लाता है तो उसका ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखना भी एटॉम के लिए एक अनस्टेबिलिटी वाला कंडीशन होता है। ठीक है, तो इस वजह से नाइट्रोजन सिर्फ इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, पर बदले में वो कुछ नहीं चाहेगा। ओके, तो इसलिए हम नाइट्रोजन को बोलते हैं डोनर एटम। आप ये सा मान के चलो कि आप पैसा दे देते हो पर बदले में कुछ नहीं चाहते, तो वो पैसा आप डोनेट कर दिए। ठीक है, वैसे ही जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसको हम बोलते हैं डोनर एटम। समझ में आ रहा है सबको? नाइट्रोजन बन गया डोनर एटम। अभी ये जो हाइड्रोजन है, आप मान के चलो कि आप जिसको पैसा देते हो और बदले में कुछ नहीं लाते, वो क्या होता है? वो होता है एक्सेप्टर। ठीक है, आप हो गए डोनर और जो पैसा लेता है वो होता है एक्सेप्टर। तो अभी नाइट्रोजन है डोनर एटम क्योंकि वो लोन पेयर दे रहा है, और एक्सेप्टर कौन है? एक्सेप्टर है हाइड्रोजन और H+ आयन। ओके, तो ये बन जाता है आपका एक्सेप्टर एटम। ओके, तो जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो एक एक्सेप्टर एटम और एक डोनर एटम के बीच में फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है आपको? ये जो बॉन्ड में यहां पे शो किया हूं ये है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, इसका नाम ही है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके, तो ये बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन हुआ? वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। नाइट्रोजन बन गया डोनर एटम, H+ बन गया एक्सेप्टर एटम। तो एक्सेप्टर एटम और डोनर एटम के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वही होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके अंदर हम क्या डिस्कशन करेंगे? इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाले कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो आपको तो एक हल्का फुल्का आइडिया मिल गया होगा कि सर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, और जो बॉन्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर होता है उसके बारे में भी आपने आइडिया ले लिया। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि थोड़ा प्रैक्टिकल आइडिया के अंदर जाएंगे और समझेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली क्या होता है। इससे हल्का फुल्का आपको फील भी मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। ओके, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। आप मान के चलो हम सबके बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या होता है? आप बोलोगे सर हीमोग्लोबिन होता है। अभी हीमोग्लोबिन किस मेटल से बनता है? वो बनता है आयरन से। तो अगर मैं कुछ ऐसा आपको बोलूं कि हम सबके बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, ओके, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर हर जगह पे आयरन का पार्टिकल्स और आयरन का कुछ मॉलिक्यूल्स फ्लो हो रहे हैं? और अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बोलूं कि आप जानते हैं कि आयरन तो मैग्नेटिक होता है, तो अभी जो हीमोग्लोबिन के वजह से पूरा बॉडी हमारा मैग्नेटिक होना चाहिए, ऐसा होता है क्या? आप ये मान के चलो आप यहाँ पे खड़े हो और मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट रख लिया, तो क्या आप वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसका वजह यह है कि आयरन चाहे हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर हो, पर वो मैग्नेटिक नेचर शो नहीं करता। क्यों नहीं शो करता? उसका वजह यह है कि हीमोग्लोबिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, तो आप एक हल्का फुल्का आइडिया यहां से लेके चलिए, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल होता है वो कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं करता। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो भी मेटल होता है, जो भी मेटल होता है वो कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं करता। आप बोलोगे सर क्यों नहीं करता? तो इसके लिए पूरा चैप्टर समझना पड़ेगा।
क्यों नहीं करता? ठीक है, पर अभी के लिए मैं आपको दो कंसेप्ट समझा चुका हूं। पहली बात तो यह है कि एक टेक्निकल डेफिनेशन हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में लिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, जिस कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर आप बोलोगे कि सर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, तो इसके लिए मैंने आपको समझाया कि जब एक मॉलिक्यूल के ऊपर लोन पेयर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और वो लोन पेयर को अगर वो किसी दूसरे एटॉम या आयन को वन साइडेड शेयर करता है, एक तरफ से ही शेयर करता है पर दूसरे तरफ से कुछ एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, तो तभी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक डोनर एटॉम और एक एक्सेप्टर एटॉम के बीच फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक डोनर और एक एक्सेप्टर के बीच। अगर लुईस कंसेप्ट की बात करें तो लुईस कंसेप्ट के हिसाब से जो डोनर एटम होता है वो लोन पेयर डोनेट करता है, तो इस वजह से उसको हम लुईस बेस बोलते हैं, लुईस बेस। वैसे ही जो एक्सेप्टर एटम होता है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, इस वजह से उसको बोला जाता है लुईस एसिड। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है वो एक डोनर एंड एक एक्सेप्टर के बीच होता है, तो आप बोल सकते हो वो एक लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में ही होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया, वहां पे हमने समझा कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट रहता है वो कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं करता। मैं ऐसा कुछ स्टोरी आपको सुनाया, तो क्यों ऐसा होता है उसके लिए चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो और भी अच्छे से इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने से पहले चलिए हम सॉल्ट के बारे में पहले समझ लेते हैं। सॉल्ट, तो सॉल्ट होता क्या है? द कंपाउंड विच इज फॉर्म ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। एसिड और बेस के बीच अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उसके वजह से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सॉल्ट एक्चुअली थ्री टाइप्स में होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर। ओके, एक होता है सिंपल सॉल्ट, ओके, और एक होता है एसिडिक सॉल्ट, और एक होता है बेसिक सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट क्या होता है? देखिए, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है और जो H प्लस आयन एसिड के अंदर है और जो OH माइनस आयन बेस के अंदर है, अगर वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, तो तब जो सॉल्ट बनता है वो होता है सिंपल सॉल्ट। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूं। मान के चलो कि आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और आप इसको रिएक्ट कर रहे हो HCl के साथ। ठीक है, तो जो सॉल्ट बन के आएगा वो बनेगा NaCl, और ये NaCl एक सिंपल सॉल्ट होता है। ओके, वैसे ही अगर हम एसिडिक सॉल्ट के बारे में बात करें तो एसिडिक सॉल्ट होता क्या है? आप ऐसा मान के चलो कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसके अंदर H प्लस आयन बहुत ज्यादा होंगे और जो वीक बेस होगा उसके अंदर OH माइनस आयन बहुत कम होंगे। तो क्या होगा, जब वो एसिड और वो वीक बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो OH माइनस आयन जो है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पर कुछ H प्लस आयन वो कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, तो उस वजह से बनता है एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, ऐसे ही आप अभी बेसिक सॉल्ट को भी डिफाइन कर सकते हो। बेसिक सॉल्ट क्या होता है? बेसिक सॉल्ट होता है सॉल्ट फॉर्म्ड इन बिटवीन द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसके अंदर OH माइनस आयन ज्यादा होगा, जो वीक एसिड होगा उसके अंदर H प्लस आयन कम रहेगा, तो उस वजह से जो सॉल्ट आएगा वो होगा बेसिक सॉल्ट। तो आप ये बोलोगे कि सर हमको तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करना था, तो हम अभी ये सॉल्ट के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? देखो, मैंने आपको तीन तरह के सॉल्ट के बारे में बताया, सिंपल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। आप उसमें से सिर्फ सिंपल सॉल्ट को ही कंसीडर करो।
ओके, जस्ट यू टेक 2 or more सिंपल सॉल्ट एंड प्रिपेयर द क्रिस्टल. ओके, सिंपल सॉल्ट कुछ लेके उसका क्रिस्टल प्रिपेयर करो. एंड व्हेन दैट क्रिस्टल डिसॉल्व्ड इन वाटर, वो क्रिस्टल को आप जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे, if it dissociate into all the constituent ions, okay, there are two chances. okay, दो तरह के situations आएंगे. so आपने 2 or more simple salt लेके crystal prepare किया, and when that crystal dissolved in water, if dissociates completely, okay, then that is known as double salt. okay, but if that crystal does not dissociate completely, then it is known as complex salt or coordination compound. आई थिंक अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं सॉल्ट के बारे में क्यों बात कर रहा था. तो पहले हमने सॉल्ट को क्लासिफाई किया, तो उसमें से आपको समझ में आ रहा है कि सिंपल सॉल्ट का मतलब क्या होता है. तो वो सिंपल सॉल्ट्स में से आपने 2 or more सिंपल सॉल्ट को चूज किया. ओके, अभी वो सॉल्ट को लेके जब आपने क्रिस्टल प्रिपेयर किया और वो क्रिस्टल को वाटर में सोलेबल किया, तो आपको 2 सिचुएशंस देखने को मिलेगा. ओके, एक सिचुएशन एक ऐसा होगा कि जो क्रिस्टल मिला है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होके आयंस में कन्वर्ट हो रहा है. तो अगर वैसा हो रहा है तो इसको बोलेंगे डबल सॉल्ट. पर अगर जो क्रिस्टल मिला है वो वाटर के अंदर डिसोसिएट होके कंप्लीटली आयन फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. और उसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ही हम ये चैप्टर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं. ओके, तो मैंने आपको एक चीज तो बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल होता है वो कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं करता. ये तो एक चीज हमने समझा. अभी दूसरी चीज जो हम समझ रहे हैं कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, और इसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स है वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते. तो ये वाला जो वीडियो था ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए. ओके, आगे का जो वीडियो रहेगा वो चैप्टर के अंदर हम डिटेल में बात करते जाएंगे. जो सिलेबस का जो पोर्शंस है उसको डिटेल में हम बात करते जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ओके, काइंडली नेक्स्ट पार्ट को देखना, तो वहां पे हम ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल लेके इसको डिटेल में समझेंगे. थैंक यू.